हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स फैमिली। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे परागण। तो उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उसको प्लीज़ आप देख लें। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है परागण। ठीक है, तो परागण क्या है हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ बताई गई है, मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप जाके लेक्चर जरूर देखिए। नर परागण नर युग्मक कोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागणों को पाते हैं। अब यहाँ से ये जो चीज़ है, ये क्या हमारा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इसकी कोई नीट नहीं है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ भाई, ये जो पीले रंग के पाउडर है वो है क्या। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया कि वह जो टैपिटम होता है, आपको बता दिया कि वह जो टैपिटम होता है वो सिंपली करता क्या है, वो जो होता है पॉलन किट का, यानी कि जो पीले रंग का जो पाउडर है वो जो चिपचिपा पदार्थ है उसका निर्माण करता है। तो जो पॉलन किट होता है वो जो होता है वो पीले रंग का होता है और चिपचिपा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी कीट होते हैं उस पर आके चिपक सकते हैं। और परागण को यूवी किरण से सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य इसका होता है, पॉलन किट का ही होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम आइए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आगे की पैराग्राफ में क्या कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डायग्राम बहुत मेन है, इसको हम अगर देखिए इसको समझ लेंगे तो इसको पूरी तरीके से हम इस पूरे पैराग्राफ को समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बनाया है, ये जो संरचना है ये परागकण की है। ठीक है, तो जो परागकण होता है इसकी ये जो ब्लू वाली संरचना जो दिख रही है, इसको हम बोल देते हैं इंटाइन, यानी कि आंतरिक जोड़। और इसके बाहर की जो संरचना है और उस पर जो ये थोड़े से कांटेनुमा संरचना जो मिल रही है उसको हम बोल देते हैं क्या, बाह्यचोल। ठीक है, क्या, बाह्यचोल। ठीक है, और फिर बाह्यचोल के बीच में ये जो छिद्र है, यानी कि जो स्पेस है, जो जगह है, इसको हम बोल देते हैं जनन छिद्र। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। अब देखिए जनन छिद्र है तो एक बाह्यचोल और जनन छिद्र और आंतरिक संरचना चोल ये सब अलग कैसे हैं, और इसके बीच में जो है कोशिका द्रव। अभी हम आगे देखेंगे कि जो कोशिका द्रव होती है, यानी कि जो हमारी कोशिका द्रव होती है उसमें काई कोशिका और जनन कोशिका मिलती है। अभी उसको हम आगे डिटेल में देख रहे हैं, पर इस डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल जो होती है वो क्या है, परागकण की सबसे बाहरी परत होती है। मैंने आपको भी बताया कि सबसे बाहरी परत होती है जो है, इसे बोलते हैं बाह्यचोल। और प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन मिलता है। ठीक है, स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है, इसलिए क्या होता है, बहुत कठोर होता है, इसमें कार्बनिक सामग्री मिलती है, यानी कि इसको ऐसा भी कोई एंजाइम नहीं है जो इसको तोड़ सकता है। ठीक है, और ये जो होती है असतत संरचना होती है। ठीक है, असतत संरचना होती है, यानी कि कंटिन्यू नहीं होती है, इसके बीच बीच में गैप होता है। जैसे कि ये कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ, सतत नहीं, यानी कि कंटिन्यूली कोई तरीके से नहीं है, कहीं कहीं बीच में गैप है। ठीक है, और ये सबसे मोटा और कठोर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, बाह्यचोल होता है, मतलब कि बाह्यचोल मतलब कि स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, अब फिर हम आ जाते हैं भाई जनन छिद्र क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें 3 छिद्र होते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो होता है 3 छिद्र यहाँ पे होते हैं इसमें, और बाह्यचोल की अनुपस्थिति जहाँ पे हो जाती है वहीं पे जनन छिद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो पराग नलिका होती है, अभी आगे पढ़ेंगे कि पराग नलिका क्या होती है। जो पराग नलिका होती है कुछ उसकी संरचना जो होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है कि कुछ इस टाइप के ऐसे निकले होंगे, तो जो होती है वो पराग नलिका का निर्माण कराती है, कौन, जनन छिद्र। ठीक है, जनन छिद्र जो होती है यहाँ से पराग नलिका का निर्माण करा देती है। इतना चीज हमने पढ़ लिया। अब फिर हम देखते हैं भाई इंटाइन, यानी कि आंतरिक चोल क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो आंतरिक चोल जो होता है वो एक्साइन के नीचे होता है। सबसे पहले देखिए ये एक्साइन हमारा, एक्साइन के नीचे जो संरचना है हमारी वो क्या है, आंतरिक चोल है। ठीक है, ये सतत संरचना होती है। जो अगर बाह्यचोल यानी कि एक्साइन अगर असतत है तो एंटाइन क्या है, सतत है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए कहीं भी गैप नहीं है, तो ये क्या है, सतत है, कंटिन्यू है। ठीक है, और ये जो होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आता है कि क्या है, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, कौन, आंतरिक चोल। ठीक है, और लचीला स्तर होता है, बहुत लचीला होता है, क्योंकि तभी तो इसमें से जब पराग नलिका का निर्माण होगा तो जो आंतरिक चोल है ये आंतरिक चोल लचीले रूप धारण कर लेगी, और फिर क्या होगा कि ये जो लचीला हमारा ऐसे करके ऐसे निकल के पराग नलिका का निर्माण कर देगी। हम आगे बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो देखिए बाह्यचोल हमने जाना कि क्या होता है, स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनन छिद्र में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहीं से पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जनन छिद्र जहाँ उपस्थित होगा। बाह्यचोल हमने जाना कि क्या होता है, स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनन छिद्र में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहीं से पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जनन छिद्र जहाँ उपस्थित होगा वहीं पराग नलिका का निर्माण होगा। और एंटाइन यानी कि आंतरिक चोल जो होता है, आंतरिक चोल में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है, बन जाता है, वो होता है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आंतरिक चोल जो होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब फिर इसके आगे हम एक और डायग्राम इसका देखेंगे, तो आइए कंटिन्यू करते हैं उसको। फ्रेंड्स ये देखिए, अभी जो मैंने आपको इस परागकण को समझाया वो ये है, ये परागकण है। अब इसमें क्या होता है कि विभाजन होता है। ठीक है, वो विभाजन कैसा होता है, एक समान होता है और एक असमान होता है। असमान किस्म का होता है केंद्रक विभाजन। ठीक है, जो केंद्रक विभाजन होता है वो समान रूप से होता है, यानी कि केंद्रक विभाजन जो है, केंद्रक जो है उसका जो साइज है वो ना तो किसी में बढ़ेगा ना तो किसी में घटेगा, वो एक समान ही रहेगा। लेकिन असमान रूप से कोशिका विभाजन होता है, मतलब कि जो कोशिका विभाजित हो रही है वो क्या है, असमान रूप से, यानी कि जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका है वो क्या है, असमान है। जो कायिक कोशिका है वो बड़ी होती है और जो जनन कोशिका है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को
प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है और जो जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है, ठीक है। और छोटी होने के साथ साथ जो कायिक कोशिका की कोशिका जो में जनन कोशिका क्या होती है, तैरती रहती है। तो ये जो हमें संरचना दिख रही है ये है कायिक केंद्रक, ठीक है। क्या है? कायिक केंद्रक। अब जो कायिक केंद्रक है वो किस में तैर रहा है? वो तैर रहा है कायिक कोशिका में, ठीक है। कायिक कोशिका में तैर रहा है। अब कायिक कोशिका में क्या हो रहा है कि हमारा जो ये जनन केंद्रक है, ठीक है, जनन कोशिका है, सॉरी, जो जनन कोशिका है वो क्या है, तैर रही है और जनन कोशिका में जनन केंद्रक उपस्थित है। समझ में आया पॉइंट? एक बार फिर से देखिए, जो हमारा परागकण है उसमें जो कायिक कोशिका उपस्थित थी, यानी कि ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है इसमें विभाजन हो जाता है। ये जो केंद्रक इसमें विभाजन होता है किसमें? समान का, यानी कि जो जितना बड़ा केंद्रक यहाँ है वैसे ही सेम 2 केंद्रक बन जाएंगे और ये जो कोशिका द्रव्य है यानी कि कोशिका का विभाजन क्या है वो असमान हो जाएगा। तो जब विभाजन हुआ हमने देखा, विभाजन होने के जस्ट बाद हमने ये देखा कि ये जो हमारा पूरा ये हमारा परागकण है उसमें क्या है कि जो कायिक केंद्रक है, ठीक है, जो कायिक केंद्रक है वो कायिक कोशिका में तैर रही है, उपस्थित है, ठीक है। कायिक केंद्रक कायिक कोशिका में उपस्थित है, जनन केंद्रक जनन कोशिका में उपस्थित है, ठीक है। तो जनन केंद्रक जनन कोशिका में उपस्थित है। तो अभी देखिए जो जनन सेल है वो क्या है, ये क्या है, किस में उपस्थित है, ये चीज़ कायिक सेल में उपस्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जनन कोशिका होती है वो कायिक कोशिका में तैरती रहती है, ठीक है। अब देखिए ये जो अवस्था है यानी कि इसमें 2 बार क्या होता है, 2 कोशिकीय अवस्था होती है इसमें, यानी कि जो कोशिका होती है वो दो हिस्सों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं 2 कोशिकीय अवस्था, ठीक है, 2 कोशिकीय अवस्था। और ये पॉइंट याद रखें कि जो 2 कोशिकीय अवस्था यानी कि 2 सेल स्टेज जो होता है वो 60% एंजियोस्पर्म यानी कि 60% आवृतबीजी में मिलता है। ये सारे पॉइंट जो है आप नोट डाउन करते चलिए, मतलब कि हमारे लेक्चर को देखने का मेन मोटिव मेरा यही है कि मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही ताकि आप खुद के नोट्स इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझें और एनसीईआरटी को मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप एनसीईआरटी से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि यहाँ पे समान और असमान विभाजन होता है। समान असमान विभाजन होने के बाद से क्या होती है कि जो जनन कायिक कोशिका होती है क्या होती है, बड़ी होती है। जो कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है और इसी के अपोजिट जो हमारी जनन कोशिका होती है क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है, ठीक, ये क्या होती है, छोटी होती है। तो जो बड़ी कोशिका होती है उसमें क्या है, छोटी कोशिका तैरती है। जो छोटी मतलब कि कायिक सेल में जनन सेल मतलब कि कायिक कोशिका में जनन कोशिका तैरती है और ये पूरा विभाजन जो होता है यानी कि जो पूरी कोशिकीय अवस्था है उसको हम 2 कोशिकीय अवस्था बोलते हैं। और अधिकतर एंजियोस्पर्म में यानी कि 60% एंजियोस्पर्म में यही मिलती है कि कितने में, 60% में, ठीक है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर और नो? होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, परागकण समानांतर गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बायचोल कहते हैं, ठीक है, और जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। मैंने आपको भी तुरंत बताया था इस चीज़ के बारे में। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, यानी कि क्या है कि वो कार्बनिक सामग्री उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी एंजाइम, कोई भी पदार्थ आज तक दुनिया में नहीं मिला जो कि स्पोरोपोलिन को नष्ट करे। यह उच्च ताप या सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। देखिए, मैंने जो बताया वही चीज़ बताया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत यानी कि क्या है, नष्ट कर सके, ठीक है। परागकण के बायचोल में सुस्पष्ट द्वारा क्या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है, जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है। स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है का मतलब होता है कि जहाँ पे बायचोल अनुपस्थित होती है, ठीक है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब देखिए, बायचोल के प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आप उसको देख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी के बुक में। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन कि क्या आप विचार कर सकते हैं बायचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो क्या होता है कि जो परागकण होता है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। सुरक्षा के कारण इनका कठोर होना आवश्यक है, ठीक है। जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि जनन छिद्र का कार्य क्या होता है। वो होता है कि वहाँ से पराग नलिका जो होती है, वहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक, पराग नलिका का निर्माण होता है। ये क्लियर हो गया? फिर हम देख लेते हैं कि परागकण की आंतरिक भित्ति को आंतरजोल कहा जाता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया है ये वाला पैराग्राफ में। यह एक पतली एवं सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। जब देखिए, सेलुलोज एवं पैक्टिन इन दोनों वर्ड को जब हम मिक्स कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा पैक्टोसेल्युलोज, ठीक है। क्या बन जाएगा? पैक्टोसेल्युलोज, ठीक है। अब परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, ठीक है। और जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा भित्ति जो बाहरी उसका आवरण होता है उसी में स्थित होता है, ठीक है, जीवद्रव्य में, ठीक है। अब फिर जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका समाहित होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार एवं विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, ठीक है।
ये चीज़ देखो केंद्र के बारे में मैंने बताया था, ये चीज़ आपको नहीं बता पाई थी, ये चीज़ अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका की जीव द्रव्य में तैरती है, जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में तैरती है, ठीक है। यह तर्क आकृति घन्य जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है, ठीक है। इसमें ठीक है 7% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं या संकलित होते हैं, ठीक। इतना चीज़ मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, बस मैं पैराग्राफ समझना था। अब देखिए ये जो लाइन कही है इसको मैं आपको आइए समझा देती हूँ। अब देखिए जो 40% अन्य शेष जो प्रजाति होती है, जो पादप होते हैं, उसमें जो होता है वो 3 सेल स्टेज यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था पाई जाती है। अब वो जो 3 कोशिकीय अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है एक तो हमारी कायिक कोशिका हमारी 2 स्टेज में भी थी, 2 सेल स्टेज में भी, और जनन सेल भी क्या था, जनन कोशिका भी 2 सेल स्टेज में मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब जो जनन सेल है यहाँ पे क्या करेगी, वो कर लेगी विभाजन, और विभाजन करने के बाद से एक नर युग्मक को बनाएगी और 2 नर युग्मक बनाएगी। अब ये जो 2 नर युग्मक हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो कितनी कोशिका हमारे पास आ जाएगी, ये तो एक हमारे पास ये कायिक कोशिका है, ठीक है, ये हमारे पास कायिक कोशिका, और एक ये नर युग्मक, और ये हमारे पास दूसरा नर युग्मक। यही जो 3 है ये हमारी क्या है, 3 सेल स्टेज यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था है, ठीक है, 3 सेल स्टेज है, ठीक। इज दैट क्लियर और नो? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण को झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मक को बनाता है। मैंने आपको जो भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया सेम वही चीज़ है। बॉटनी देखिए समझने वाली चीज़ है, जहाँ पे मुझे आपको लगा बताना है कि वहाँ आपको याद करने वाली चीज़ है, मैं वहाँ पर बताऊँगी। बस प्लीज़ इस सारे जितने भी चैप्टर में मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रही हूँ, प्लीज़ आप उसे समझें और इसलिए बहुत बस ध्यान से सुने और फिर एनसीईआरटी रीड करें और अपनी खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। फिर देखिए अनेक प्रजातियों में के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह बताया जाता है कि भारत में आयनित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है, ठीक, एलर्जी कारक है। अब देखिए इसमें जो पॉलन एलर्जी को हम बोल देते हैं क्या, पॉलन एलर्जी, ठीक है। जो पॉलन एलर्जी है वो क्या होता है कि जीव जंतु में भी एलर्जी को सक्षम कर देता है, ठीक है। परागकण मनुष्य व जंतु को एलर्जी में सक्षम होती है, ठीक है। अब देखिए इसके रोग कौन कौन से हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। इस जो पॉलन एलर्जी है उससे ये रोग फैल सकते हैं, कौन कौन से, अस्थमा, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस। अब देखिए उसका एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है वो पार्थेनियम यानी कि गाजर घास। अब इसमें बोला गया कि जो पार्थेनियम है वो विदेश से गेहूँ की किस्म के साथ भारत आ गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब गेहूं विदेश से आ रहा था तो उसी में क्या होता है, जो गाजर घास यानी पार्थेनियम है, जो कि अभी हमारे भारत में हर जगह एक झाड़ी की तरह हमें दिखता है, तो वो क्या है, एलर्जी बन सकता है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और वो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हमारे एमरेंथस, टिनोपोडियम, शार्गम और एक गाजर घास जो पार्थेनियम है उसको तो आपने देख लिया, ठीक है। इस पैराग्राफ को भी हमने समझ लिया। अब पढ़ते हैं भाई, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में परागकण गोलियां, टैबलेट के लेन का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देश में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है, ठीक। अब इसको भी हम अभी इसी चैप्टर में समझेंगे। आइए देखिए, हमने स्पोरोपोलिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ जाना है, लेकिन एक चीज़ जो भी हमें न्यू जानने को मिलेगा वो है कि स्पोरोपोलिन जो होता है वो कैरोटीनॉइड वसा से निर्मित होता है, ठीक है। आइए इसके एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इसका एक आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी में भी है लेकिन कुछ पॉइंट जो इसके वो आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो प्लीज को अच्छे तरीके से सुनिएगा क्योंकि नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखिए इसके द्वारा परागकण के बायोजोल का निर्माण होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट हमारा है कि कैरोटीनॉइड व वसा से निर्मित होता है। थर्ड पॉइंट है इसे किसी भी एंजाइम, अम्ल या क्षार से अपघटित नहीं किया जा सकता है, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा। फोर्थ पॉइंट हमारा तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। इसी कारण तो ये क्या होते हैं, कई साल तक बने रहते हैं और जीवाश्म जो होता है उसके निर्माण में भी सहायक हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, निर्माण जो होता है इसका स्पोरोपोलिन का निर्माण जो होता है वो टेपेटम के द्वारा होता है। हमने प्रीवियस सेक्शन में बहुत सही ढंग से इसको देखा था। पॉलन एनर्जी को भी हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम पॉलन बैंक को। तो पॉलन बैंक क्या होता है इसको जाने। देखिए मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बोलती हूँ, उसको एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। पॉलन बैंक जो अभी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे सेम एज इट इज आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ कि परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए बैंक से हमारे मन में डायरेक्ट क्या आता है, बैंक यानी कि किसी चीज़ को स्टोर करके रखने की चीज़, ठीक है। किसी चीज़ को क्या है, स्टोर करके रखने की। अब हमारे पास जो पैसे हो जाते हैं तो हम उस पैसे को बैंक में क्यों ले जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे उसको सेफ रख सके, स्टोर करके, ठीक है। उसे हम सेफली क्या करें, स्टोर करके रख सकें। तो यही क्या करता है कि जो परागकण होता है, ठीक है, पॉलन बैंक का काम किया, जो परागकण होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ठीक है, ये पॉलन बैंक का काम होता है। अब जो पॉलन परागकण होता है ना उसको तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रख सकते हैं। इस तकनीक को
क्रायोफ्रीजर्वेशन भी कहते हैं। क्या? क्रायोफ्रीजर्वेशन कहते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हम जो परागकण है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरल में। तो नाइट्रोजन तरल में -196 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोफ्रीजर्वेशन। अंडरस्टूड। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं पराग उत्पाद के बारे में। ठीक, अब देखिए, हम पराग उत्पाद को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं क्लास 11th का रिवीजन है, उसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जो पोषक तत्व तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुरु पोषक और एक होता है हमारा लघु पोषक। जो गुरु पोषक होता है वो हमारा होता है पोटेशियम और हमारा फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, CHONSMG, ये सब हमारे उसी में आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब हमारे गुरु पोषक होते हैं। अब इसी के साथ में लघु पोषक जो होता है, लघु पोषक कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं निकिल, बोरॉन, क्लोरीन और हमारा मैग्नीज, जिंक, कॉपर और आयरन। ये हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे लघु पोषक हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ कि वो कौन कौन से तत्व हैं। और देखिए, इसका याद करने का जो ट्रिक है वो है, गुरु पोषक को याद करने का ट्रिक है वो पीके का कौन सा मग गुरु। ठीक है, पीके का कौन सा मग गुरु, ये हमारा ट्रिक है गुरु पोषक तत्वों को याद करने के लिए। और लघु पोषक तत्वों को याद करने के लिए है नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका एल वाला। एल वाला मतलब लघु वाला। ठीक है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका एल वाला। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, जो पराग उत्पाद है वो परागकण पोषण युक्त होते हैं। ठीक है, क्या? परागकण पोषण युक्त, यानी कि इससे जितने भी तत्व या इससे जितने भी खाने के हमारे पदार्थ बनेगा उसमें क्या होगा? परागकण, उसमें परागकण का जो पोषक होगा वो उसमें संग्रहित होगा। इसका उपयोग जो होता है वो पश्चिमी देशों में अधिक किया जाता है। ठीक है, पश्चिमी देश बहुत से हमारे ऐसे मतलब देश पश्चिम के उसमें स्थित हैं। पश्चिमी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब हमारे पश्चिमी देश है। तो पश्चिमी देशों में क्या होता है? इसका अधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग सिर्फ व गोलियों के रूप में भी किया जाता है। अब जो घोड़े, यानी कि जो घोड़े जो होते हैं, जो रेस में उपयोग करते आते हैं, उनके लिए और खिलाड़ियों के लिए ये क्या होता है कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यही चीज़ इस पैराग्राफ में दिया है कि परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्ष में आहार संपूर्ण के रूप में पराग गोलियों के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका etc भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोली व सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ी एवं धावक अश्व, यानी कि जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, ठीक है, उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब फिर हम इसी के साथ में पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो परागकण की जीवन क्षमता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो परागकण में पाई जाने वाली अंकुरन की जो क्षमता होती है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि तो देखिए, जो अंकुरन क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पराग जीवन क्षमता। ठीक है, जो परागकण होता है उसमें कब विकास हो रहा है, वो कब अंकुरित हो रहा है, उसमें विकास होना कब प्रारंभ हो रहा है, तो इसकी जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पराग जीवन क्षमता, यानी कि पॉलन विएबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, इससे एग्जाम्पल में मतलब हमारे मोस्टली क्या होता है? क्वेश्चन उठते हैं, तो उसमें क्या है? गेहूँ और धान जो होते हैं उसमें बस 30 मिनट तक जिंदा रह सकती है। सबसे कम जो होता है वो 30 मिनट तक क्या है? गेहूँ और धान की जीवन क्षमता है। और जो सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, रोडेसी, ये जो हमारी कुल है, ये क्या है? महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, यानी कि पराग जीवन क्षमता इनमें अधिक होती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि हर जगह जैसे विज्ञान की वह शाखा जहाँ जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब हम ऐसे इसका डेफिनेशन देते हैं, उसी तरीके से क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकण का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पल्यूनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा पल्यूनोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। हमने देखिए यहाँ तक सब कुछ पढ़ लिया है। अब एक बार आइए एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो परागकण होते हैं वो कब वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है? निषेचन हो जाता है। यानी कि हमारे वर्तिकाग्र का डायग्राम है, ये वाला जो पार्ट है हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ये वाला जो पार्ट है हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं हम कि ये हमारा परागकण है। अब जो परागकण झड़, अगर जैसे इसमें जितनी भी क्षमता अपना जब खो देगा, अपनी जीवन क्षमता जब खो देगा, तो क्या करेगा? वो झड़ जाएगा, यानी कि नीचे गिर जाएगा। तो जब परागकण नीचे गिरेगा तो उसकी ज़्यादा संभावना रहती है कि क्या है? वो वर्तिकाग्र पे आएगा और वर्तिकाग्र पर आकर निषेचित हो जाएगा। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो देखिए क्या कहा है पैराग्राफ में? परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता, अंकुरन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। अपने आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विभिन्नताएं होती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि गेहूँ होता है उसमें 30 मिनट का होता है, सोलेनेसी, लिग्नोनिमेसी, रोजेसी, ये सब जो होते हैं इसमें महीनों तक इनमें परागकण की जो अंकुरन क्षमता होती है, यानी जीवन क्षमता बनी होती है। तो मतलब बहुत से अलग अलग में हमेशा क्या भिन्नता पाई जाती है। कुछ में साल तक होता है, कुछ में महीनों तक होता है, कुछ में सिर्फ मिनट तक होता है, कुछ में कुछ सेकंड तक के होते हैं। ठीक है, बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो विविधताएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं कि तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जैसे गेहूं और धान आप देख लें तो आर्द्रता, एक धान है वो आर्द्रता पे और जो गेहूं है वो तापमान पर निर्भर कर देता है। तो उसी तरीके से है कुछ अनाज जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत यानी कि रोजेसी जो होता है, मैंने आपको बताया
जैसे ये पैराग्राफ मैंने आपको तुरंत अभी समझा के बताया। जैसे लेग्यूमिनोसी तथा सेलोनेसी आदि कुछ सदस्यों की परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवर के वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बिल्कुल, जैसे बहुत से IVF सेंटर वगैरह में जो मेल होते हैं, उनके जो स्पर्म होते हैं, उसका जो होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि कोई ऐसा है जिसके में फर्टिलिटी नहीं हो पा रहा है, फिर स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही बहुत सी प्रजाति की परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया द्रव्य नाइट्रोजन, जहाँ पे -96 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडारण बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यों में किया जाता है। मैंने आपको भी पॉलिन बैंक के बारे में बताया था, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब स्त्री केशर एवं गुरु बीजाणु बीजाणु तथा भ्रूण कोश को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।